आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में इस समय की सबसे चर्चित वैकेंसी के बारे में, और जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती है। इस भर्ती को लेकर इतना ज़्यादा चर्चा होना का विषय यही है कि ये भर्ती इस समय ऑफलाइन मोड में चल रही है और इसके आवेदन की प्रक्रिया में लोगों के कई डाउट्स हैं, और यही इसका रीज़न है कि ये चर्चा का विषय है। तो आज हम इस भर्ती के बारे में ही बात करेंगे कि आपको ये भर्ती का फॉर्म कहाँ से मिलने वाला है और आप इस फॉर्म को कैसे भरोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और किन किन तिथियों में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इन्हें जो भी डाउट्स हैं हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करते हुए आपके एक एक डाउट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ आपको उन महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी जानकारी देंगे जो इस भर्ती से रिलेटेड है कि आखिर कब आपको आवेदन करना है, कब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। और ये सबसे शॉर्ट टाइम की वैकेंसी है, लेकिन हाँ, ये वैकेंसी जो है वो संविदा वाली है और इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष का है। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे ज़्यादा चीज़ यही है कि ये आपका जो आवेदन है ग्राम सहायक वाला, ये पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड में होने वाला है। भर्ती, फॉर्म भरना, जो भी प्रोसेस है सारा का सारा ऑफलाइन होगा। इसलिए आपको किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर या इस वेबसाइट की लिंक पर जाकर जहां से ये भर्तियां हो रही हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको इसका फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, और उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट करके फॉर्म फिल करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, दस्तावेज लगने हैं, उनको लगाकर आप अपने ग्राम प्रधान के पास में इसको जमा कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया केवल इतनी है कि आपको ऑफलाइन फॉर्म लेना है, उसको फिल करना है, और उसको फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स लगाकर उसको ग्राम प्रधान के यहाँ जमा कर देना, जैसा बेसिक आप किसी भी कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेते समय करते हैं ऑफलाइन फॉर्म के मोड में, बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ आवेदन करना है। लेकिन फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो फॉर्म इस वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आप फॉर्म निकाल सकते हो। लेकिन इतना मान कर चलिए कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रही है गाँवों में, तो आपको आपके आसपास के जनसेवा केंद्र पर या किसी भी प्रिंट आउट वाली दुकान पर इस फॉर्म को आप आसानी से ले सकते हो, जिसको आप भरकर जो है ग्राम प्रधान के पास में आप जमा कर देंगे। दूसरी बात आती है कि इसमें आरक्षण किसको मिलने वाला है। ये भी डाउट्स हैं लोगों के कि आखिर कौन कौन व्यक्ति हैं जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है इसके बारे में जानना कि आपके गांव में जिस कैटेगरी का प्रधान है, अगर आपके गांव में प्रधान जनरल कैटेगरी से रिलेट करता है तो केवल जनरल कैटेगरी वाले ही इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई जनरल कैटेगरी का नहीं है तब किसी दूसरे व्यक्ति को इसमें वरीयता दी जाएगी। अगर आपका ग्राम प्रधान ओबीसी कैंडिडेट है तो ऐसी कंडीशन में ओबीसी वाले वरीयता क्रम में रहेंगे, और इसमें वरीयता क्रम भी पुरुष या महिला के आधार पर रहेगा। अगर आपके यहाँ महिला प्रधान है तो महिला को वरीयता क्रम में रखा जाएगा, और अगर पुरुष प्रधान है तो पुरुषों को वरीयता क्रम में रखा जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जिस कैटेगरी का प्रधान है वो फॉर्म भरने वाले व्यक्ति ज़्यादा वरीयता के क्रम में रखे जाएंगे। अगर आपके ग्राम में जो प्रधान है वो SC/ST कैंडिडेट है तो ऐसी कंडीशन में SC/ST कैंडिडेट वाले जो व्यक्ति होंगे, जो भी कैंडिडेट होंगे, उनको वरीयता क्रम में रखा जाएगा। तो ये आरक्षण का विषय है कि कौन। हाँ, एक इस भर्ती में सबसे साफ बात दी गई है कि ग्राम प्रधान का कोई भी रिलेटिव, जैसे उसका माता पिता, भाई, सगे संबंधी, ससुर, सास, ठीक है, ऐसे कोई भी सगे संबंधी जो बिल्कुल नज़दीकी रिलेशन रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को उसमें फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं दी गई है, और ऐसे व्यक्तियों का अगर फॉर्म आता है तो निरस्त कर दिया जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वैकेंसी की। तो ये भी डाउट रहना चाहिए, ग्राम प्रधान जो आपका है उसका कोई भी सगा संबंधी इस वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर सकता है, और ना उसकी नियुक्ति होने वाली है। दूसरा, संविदा नियुक्ति का समय, मतलब अर्थात ये जो वैकेंसी आपकी है, ये वैकेंसी कितने समय तक के लिए आपको जॉब ये देने वाली है। तो मुख्यतः जो यहाँ नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो आपकी भर्ती है वो केवल और केवल 1 वर्ष के लिए की जा रही है। यहाँ पर जो आपकी भर्ती होगी, जो नियुक्ति होगी, वो केवल और केवल 1 वर्ष के लिए होगी। लेकिन एक और इसमें नियम दिया गया है कि अगर आपका कार्य 1 वर्ष तक बिना किसी शिकायत के, बिना किसी त्रुटि के
अगर अच्छा कार्यकाल आपका रहता है तो इसको वैकेंसी को 2 वर्षों तक बढ़ाया भी जा सकता है। और ये ग्राम प्रधान और ग्राम समिति के विवेक पर निर्भर करेगा। ग्राम समिति, ग्राम प्रधान जैसी रिपोर्ट देंगे, अगर आपका कार्यकाल अच्छा माना जाएगा 1 वर्ष का, तो आपको 2 वर्ष का जो है समय आपकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि नियुक्ति का समय जो है केवल और केवल 1 वर्ष के लिए है। और अगर आपका काम अच्छा रहता है, कोई भी त्रुटियां नहीं होती हैं, कोई भी आप पर ऐसा एक पॉइंट नहीं आता है जिसमें आपका कोई कार्य फंसा हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 वर्ष ग्राम समिति जो है बात करके समझौता लाकर तो आपको 2 वर्ष की नियुक्ति आपकी बढ़ा भी सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो योग्यता होने में ध्यान रखिए, जो भी आवेदक है वो 10th और 12th पास आउट होना चाहिए। मतलब आवेदक जो है वो इंटरमीडिएट अर्थात कक्षा 12 पास होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अब योग्यता में एक सबसे बड़ा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ये भर्ती जो हो रही है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर, मतलब सरकार की ये मंशा है कि हर गांव पर एक जो है ग्राम सभा का एक ऑफिस खोला जाए और ये ऑफिस पूर्णतः ऑनलाइन हो, जिसमें कोई व्यक्ति अगर आता है तो उनकी समस्याओं का समाधान आप सरकार तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचा सकें। जो ग्राम पंचायत होगी वहाँ पर कंप्यूटर और पैसे निकालने जैसी छोटी जन सेवा सुविधा केंद्र भी वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी कि अगर ग्राम में किसी व्यक्ति को पैसे निकालने हैं तो ग्राम पंचायत ऑफिस में जाकर अपने पैसों को निकाल सकता है। किसी भी प्रकार की कोई शिकायत, कोई ऑनलाइन वर्क करना है तो वो ग्राम पंचायत ऑफिस में जाकर कर सकता है। तो जो भी सरकार की मंशा है वो अपने जितने भी गांव हैं उनको एक डिजिटल लेवल पर ले जाने की कोशिश है। इसलिए जो ये आवेदन की भर्ती है इसमें बात आई थी कि जो भर्ती की जाएगी उसमें जो आवेदक है उसको कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य होगा। और ऐसा जो सचिव हैं उन्होंने कहा भी था, ग्राम पंचायत सचिव हैं, उनसे बात में ये कहा भी गया था कि ये CCC अनिवार्य होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में अगर देखा जाए तो कहीं पर भी CCC जैसे कोर्स का जिक्र नहीं है। लेकिन उनसे जब बातचीत हुई है समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उन्होंने समाचार पत्रों में बयान दिया भी है कि मेरे अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि इसमें CCC को अनिवार्य किया जाए, लेकिन नोटिफिकेशन निकालते समय कोई गलती हो गई है। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास CCC कोर्स है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो आवेदन करते समय आप 10th 12th के साथ में CCC की भी योग्यता को इम्पॉर्टेंट माने। अर्थात CCC जिनके पास कंप्यूटर कोर्स होगा उनको भी वरीयता क्रम में लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन में ऐसा कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं कहा गया है। लेकिन जब सचिव की बात हुई थी, सचिव ने अपनी बात में कहा भी था कि इस भर्ती में CCC अनिवार्य था, लेकिन नोटिफिकेशन आते समय कहीं ना कहीं त्रुटिवश ये रह गया है। तो ये मानकर चलिए अगर आगे कोई करेक्शन आता है तो उसमें जिन व्यक्तियों के पास कंप्यूटर कोर्स है उनको वरीयता क्रम में रखा जा सकता है। तो अगर आपके पास CCC जैसा कोई कंप्यूटर कोर्स है या कोई अदर कंप्यूटर कोर्सेज हैं तो आप भी उसको डॉक्यूमेंट के साथ अवश्य लगाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कभी भी इसका वरीयता क्रम आपका बदल सकता है अगर कोई संशोधन होता है। तो आप इस विषय को भी ध्यान में रखें कि कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है, क्योंकि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह है, आपको डिजिटल लेवल पर काम करना होगा कंप्यूटर पर। तो ऐसी कंडीशन में आपको कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य होता है। तो लोगों को यही डाउट था कि ये भर्ती जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है और कंप्यूटर कोर्स का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर अनिवार्य था लेकिन छूट गया है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर कोर्स है तो आप उसको लगाने से ना चूकें, लगाना मत भूलें, ध्यान रहेगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं उम्र कि अगर आवेदक आवेदन करना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखें, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र है 18 वर्ष या इससे ऊपर के व्यक्ति, और अंत में 40 वर्ष से कम वाले, 18 वर्ष से ऊपर के और 40 वर्ष से कम वाले व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक और छूट है, उम्र में छूट की सीमा क्या है? 5 वर्ष की उम्र की छूट उन व्यक्तियों को मिलती हैं जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिजिकली हैंडीकैप हैं। ऐसे पर्सन्स को 5 वर्ष की उम्र की छूट दी जाएगी। अगर इनमें से कोई कैंडिडेट है, अगर वो 40 वर्ष से ऊपर या 45 वर्ष से कम है तो भी उसको भर्ती में आवेदन भरने के लिए योग्य माना जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि उम्र की सीमा क्या है, भर्तियां कौन भर सकता है।
फिर बात करते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो ये सबसे ध्यान देने वाली बात है। चयन की प्रक्रिया का मेथड यही है, आप अपना ऑफलाइन फॉर्म भरोगे, भरने के बाद आप इस फॉर्म को ग्राम प्रधान के पास जमा करोगे। ग्राम प्रधान इन फॉर्म को कलेक्ट करेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेजेगा। आपकी 10th और 12th इन दोनों के प्रतिशत अंकों का औसत निकाला जाएगा। औसत निकालने के बाद जितने भी कैंडिडेट होंगे सभी की एक मेरिट बनाई जाएगी, और मेरिट में जो सबसे ज़्यादा औसत वाला कैंडिडेट होगा, जिसके परसेंटेज का औसत सबसे ज़्यादा होगा। परसेंटेज किससे निकालेंगे, 10th और 12th से। जैसे मान लिया 10th में आपके 70% हैं और 12th में आपके 80% हैं, तो इन दोनों का ऐड कर लीजिए और हाफ कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 150/2 मीन्स 75 एवरेज परसेंटेज आपका आएगा। इस प्रकार से 10th और 12th का परसेंटेज का औसत निकालकर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, और इस मेरिट में मेरिट ग्राम के हिसाब से तैयार की जाएगी, जो आपका ग्राम है उसके हिसाब से तैयार होगी। और इस परसेंटेज में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज वाला जो पर्सन होगा उसको सबसे पहले नौकरी के लिए जो है योग्य माना जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति अपनी नौकरी लेने से मना कर देता है या इसमें काम करने से मना कर देता है, तो सेकंड वाला जो व्यक्ति होगा उसको इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन वरीयता क्रम आपको बता चुके हैं, वरीयता क्रम उसी हिसाब से रहेगा जिसके पास कंप्यूटर कोर्स है। अगर कंप्यूटर कोर्सेज़ की बात कहीं आगे आती है तो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, बात यह भी है कि चयन में ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि जो भी व्यक्ति इस भर्ती के लिए अप्लाई कर रहा है, जिस ग्राम सभा में अप्लाई कर रहा है, वो व्यक्ति उसी ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी दूसरी ग्राम सभा के व्यक्ति हैं और किसी दूसरी ग्राम सभा में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसमें योग्य नहीं माने जाएंगे। जिस ग्राम सभा के आप व्यक्ति हैं, आप उसी ग्राम सभा में आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा भी ध्यान रहे कि आपका ग्राम प्रधान जिस कैटेगरी का है, आप भी उस कैटेगरी के हैं, तभी आप योग्य माने जाएंगे, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है या आपको योग्यता क्रम में नहीं रखा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, आप उसी कैटेगरी के हों जिस कैटेगरी का आपका ग्राम प्रधान है। दूसरा, जिस ग्राम समाज में आपका निवास है, उसी ग्राम समाज में आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो चयन प्रक्रिया में दो चीज़ें क्या रहेंगी कि आपका जो चयन का प्रकार होगा वो आपके 10th और 12th के परसेंटेज के बेस पर होगा। दूसरा, चयन प्रक्रिया में आप जब अप्लाई करेंगे तो ये ध्यान रखिए, जिस ग्राम समाज से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ रहते हैं, जिस ग्राम समाज में आपका निवास है, उसी ग्राम समाज में आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। फिर बात करते हैं कार्य क्या रहेगा। तो ग्राम सभा से जुड़े जो भी कार्य रहते हैं ये आपके कार्य क्षेत्र में आएंगे। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र है तो उसका वेरिफिकेशन करने का काम, सत्यापन करने का काम, मृत्यु प्रमाण पत्र है उसका सत्यापन करने का काम, या ग्राम सभा से रिलेटेड और कई जो योजनाएं ग्राम सभा में आती हैं उन योजनाओं की देखरेख, उन योजनाओं का अनुपालन करवाना, ग्राम समाज में ग्राम पंचायत स्तर पर साफ़ सफाई का काम, जो भी नई नई स्कीम्स आती हैं, जो भी योजनाएं आती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी करना, लोगों को देना और लोगों की उसमें हेल्प करना। और आपका टाइम भी क्या रहेगा, लगभग मानकर चलिए 9 बजे से शाम 5 बजे के तक आपको ग्राम पंचायत ऑफिस में वहाँ पर रहना होगा। ये आपकी ड्यूटी का टाइम होगा और आपको रेगुलर अपनी ड्यूटी 9 बजे से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ग्राम पंचायत ऑफिस में देनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत ऑफिस नहीं है, तो थोड़ा सा आप इससे जागरूक हो जाइए कि सरकार ने जल्द से जल्द हर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत ऑफिस बनाने का ऑर्डर दे दिया है और जल्दी से जल्दी एक ऑफिस बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें बाकायदा कंप्यूटर, डिजिटल सुविधाएँ, इंटरनेट कनेक्शन, लोगों के बैठने की व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। ग्राम पंचायत जो है वो डिजिटल लेवल पर विकसित किया जा रहा है, यूपी सरकार की योजना है, तो उसमें आपको 9 बजे से 5 बजे तक अपनी ड्यूटी देनी होगी। ये आपका कार्य क्षेत्र रहेगा। अगर बात की जाए वेतनमान की, तो यहाँ पर आपका जो वेतन है वो 6,000 रुपये प्रति माह रहेगा। इसमें कोई अप एंड डाउन नहीं है। आपका जो वेतन होगा 6,000 रुपये प्रति माह होगा, जिसमें आपको सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में ग्राम समाज का जो ऑफिस है उसमें आपको अपनी ड्यूटी देनी होगी। फिर जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे क्या थे, तो यही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपके पास अगर कोई कंप्यूटर कोर्स है तो उसको आप उसमें डॉक्यूमेंट के तौर पर लगाना ना भूलें। आवेदन करने के लिए आप फॉर्म का प्रिंट आउट लें, डिटेल बिल्कुल सही भरें।
अगर आपकी डिटेल्स वेरिफिकेशन के दौरान में गलत पाई जाती हैं तब भी आपका फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। तो डिटेल्स भरने के समय में कोई गलतियां आपकी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब एक और सब महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया है, जो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या होने चाहिए? तो आपकी 10th की मार्कशीट और उसका प्रमाण पत्र, मार्कशीट एंड जो आपका है प्रमाण पत्र, ये होना चाहिए। 12th के लिए भी यही हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं मार्कशीट और जो इसका प्रमाण पत्र होता है, वो दोनों के दोनों, जो सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट होती है, दोनों के दोनों अब जो आते हैं वो बिल्कुल एक में आते हैं। कुछ समय पहले अगर 2012 के आसपास की बात की जाए, 10 के आसपास की बात की जाए, तब ये अलग अलग आते थे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता था। लेकिन अब क्या होता है, ये एक में ही आते हैं। तो अगर जो 10 के आसपास वाले लोग हैं तो उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो अलग अलग होगा, और अगर 10 के बाद वाले हैं तो लगभग मानकर चलिए आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक में ही होते हैं। ठीक है, तो आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके पास में होने चाहिए। कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी आपका हो और आप इसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ पर लगा दें। दूसरा, आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जिसमें ये बताया जाए कि आप उसी ग्राम समाज के निवासी हैं और कुछ समय पहले से उसी ग्राम समाज में रह रहे हैं। तीसरी बात, आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं, जनरल में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप OBC SC ST में आते हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी वहाँ पर सबमिट करना होगा, ध्यान रहेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका आधार कार्ड। आपको अपना आधार कार्ड भी उसी फॉर्म के साथ उसकी फ़ोटोकॉपी को, इतनी चीज़ें हैं, इन सभी की फ़ोटोकॉपी को लगाना होगा और आपकी एक फ़ोटो जाएगी और इस फॉर्म को आप फिल करने के बाद ग्राम प्रधान के पास में जमा कर देंगे। ये आवेदन की आपकी प्रक्रिया रहेगी। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं कि आवेदन किन तिथियों के बीच में रहेगा। तो जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग ग्राम प्रधान जितने भी हैं उनको सूचना दी गई है कि पूरे ग्राम सभा में, जो आपका गांव है, पूरे गांव में डुग्गी या मुनादी, मतलब अनाउंस के माध्यम से या डुग्गी पिटवाकर 30 तारीख और 1 तारीख, 30 जो आपकी ये जुलाई चल रही है और 1 अगस्त, इसके बीच में आपको पूरे ग्राम समाज में, पूरे ग्राम सभा में डुग्गी पिटवाकर या मुनादी करवाकर, मुनादी का मतलब अनाउंसमेंट करवाकर आपको पूरे गांव में ये जो सूचना है वो देनी होगी। ठीक है, ये ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। उसके बाद ग्राम प्रधान इसकी सूचना अपने जो ग्राम पंचायत जो ऑफिस है, जो ग्राम पंचायत का ऑफिस है, वहाँ पर इसको सूचना पटल पर भी लगाना होगा कि वैकेंसी का क्या तरीका है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, इनकी जानकारी भी उनको ग्राम पंचायत के ऑफिस में देनी होगी। जहाँ पर भी है उनको एक सूचना निकालनी पड़ेगी और उसको लगवाना पड़ेगा। और मुनादी करवाना मतलब अनाउंसमेंट करवाना भी उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, आवेदन कब से स्टार्ट होगा? तो 30 और 1 तारीख के बीच में क्या होगा, आवेदन के लिए अनाउंसमेंट सबको जानकारी दी जाएगी और 2 तारीख से आप अपना फॉर्म फिल करके ग्राम प्रधान के पास में जमा कर सकते हैं। ध्यान रखें, जमा करते समय आप उसका कोई ना कोई प्रूफ अपने पास में ज़रूर रख लें, जिससे ये प्रूफ करता हो कि आपने फॉर्म ग्राम प्रधान के पास जमा किया हो, अर्थात उसकी रसीद के तौर पर कुछ ना कुछ अवश्य ले लें। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। आवेदन 2 अगस्त से प्रारंभ होंगे और जो कि 17 अगस्त इसकी अंतिम तिथि होगी। 17 अगस्त के बाद में आप कोई भी फॉर्म जमा नहीं कर पाओगे। ये फॉर्म जो कलेक्ट होंगे ग्राम प्रधान के पास में, ये सारे के सारे फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भेजे जाएंगे। सबसे पहले ब्लॉक पर भेजे जाएंगे, ब्लॉक से फॉर्म डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने के बाद में 24 अगस्त से पूर्व, मतलब 18 अगस्त से 23 अगस्त तक फॉर्म कलेक्ट होंगे और फॉर्म कलेक्ट होने के बाद में उनके सत्यापन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही हैं या गलत हैं, इनकी जाँच करना, और जो आपने डिटेल्स दी हैं वो भी क्या सही हैं या गलत हैं, इनकी जांच करना। तो आवेदन की जांच जो है वो इन दिनों में हो जाएगी, 18 से लेकर 23 अगस्त के बीच में। फिर क्या होगा, आपकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। 24 से 31 अगस्त के बीच में आपकी जांच होने के बाद में एक मेरिट लिस्ट ग्राम सभा के हिसाब से तैयार हो जाएगी। जितनी ग्राम सभा हैं उतनी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और वो मेरिट लिस्ट फिर परीक्षण और संस्तुति के लिए कि मेरिट लिस्ट बनने के बाद कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है, इसकी जांच की जाएगी और 1 से 7 अगस्त के बीच में आपकी ग्राम सभा के जो पंचायत ऑफिस है या ग्राम प्रधान के यहाँ इस लिस्ट को लगा दिया जाएगा।
इस लिस्ट में जो सबसे वरीयता क्रम में होगा उस व्यक्ति को 8 से 10 सितंबर के मध्य में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और वह उसकी नियुक्ति हो जाएगी। नियुक्ति के पश्चात उनको कार्यभार सौंप दिया जाएगा। जितने भी ग्राम सभा के काम हैं उसको आपको अपनी ईमानदारी के साथ में करना है। कभी भी कोई भी अगर आपत्ति आती है तो इसमें आप जिम्मेदार माने जाएंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी का काम आपका ये है, तो इसलिए आपको तैयारी करनी है। अब आप अपने ऑफलाइन फॉर्म वगैरह जो हैं इनकी डिटेल्स और ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जल्दी से जल्दी व्यवस्थित करके आप फॉर्म को 2 तारीख से के बाद से 17 तारीख के पूर्व तक अप्लाई कर दें। कोशिश करें आपका फॉर्म जो है जितनी जल्दी हो सके सबमिट हो जाए। डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं छूटने चाहिए, एक फ़ोटो भी आपकी उसमें लगेगी। ठीक है, तो अपेक्षा है जो हमने जानकारियाँ दी हैं आपके लिए पर्याप्त होंगी। अगर कोई जानकारी आपको डाउटफुल लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस आपकी जानकारी को कमेंट के माध्यम से बता देंगे। धन्यवाद।